आणि कोरोनाच्या सद्य परिस्थिती संदर्भात लोकसभेमध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे. थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये. श्री विनायक राउत जी. धन्यवाद सभापति महोदय. अध्यक्ष जी, 21 महीने के बाद कोरोना के विषय पर आज आपके माध्यम से चर्चा हो रही है. आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने की अनुमति हमें प्राप्त करके दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. और जैसा कि आपने सूचित किया कि इस कोरोना के विषय पर कुछ राजनीति न हो, लेकिन एक अच्छे सुझाव इस चर्चा के माध्यम से सभागृह में अगर होते तो अच्छा होगा. हम आपके सूचना का आदर करते हैं, स्वागत करते हैं और ये कोरोना के विषय के जो चर्चा है वो चर्चा की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं. सभापति महोदय, वैसे तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी हो, या सारे देश के राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी हो, या पूरे देश के इस सभागृह के संसद सदस्य हो, राज्य में लोक प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हो, या देश के सारे लोक प्रतिनिधि स्थानिक स्वराज्य संस्था के हो, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर सेवक, ये सारे प्रतिनिधियों के प्रयासों से कोरोना योद्धा, कोरोना कार्यकाल में जिस कोरोना योद्धा ने जो काम किया है, ये सारे लोगों के माध्यम से आज अपना देश, भारत देश, कोरोना मुक्त भारत देश इस रास्ते से चल रहा है. साथ साथ में कोरोना के अनेक प्रकार हम लोगों ने देखे. कोरोना आया, डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस हुआ, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जा रहा है. मैं सोचता हूं न आए तो अच्छा है, आने नहीं देना ये हम सबके हाथ में है. और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हम बहुत झगड़े हैं, बहुत लड़े हैं, बहुत परेशानी सहन की है, लेकिन इस भारत माता की कृपा से भारत में या पूरी दुनिया से ओमिक्रॉन नहीं आना चाहिए, ये मैं प्रार्थना भारत माता के पास कर रहा हूं. लेकिन फिर एक बार मैं अभिनंदन करूंगा कि देश के सारे देशवासियों ने भारत देश पे या पूरी दुनिया में जो कोरोना का आक्रमण हो रहा था, कोरोना जैसी एक महामारी आई थी, उस महामारी में लड़ने के लिए पूरा देश अपने, चाहे पक्ष कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ खड़े हुए. चाहे उन्होंने शुरुआत की दिया जलाने का उपक्रम हो, थाली बजाने का उपक्रम हो, या अन्य बाकी के सारे वैक्सीन का उपक्रम हो, इस सारे उपक्रम में पूरे देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी को सहायता दी है, राज्य के मुख्यमंत्री जी को सहायता दी है. चाहे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का सरकार है, लेकिन उन्होंने इसमें राजनीति नहीं लाई. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जब मीटिंग ली, जब जब बैठक की, जो जो सूचना की, इसमें पूरी तरह से महाराष्ट्र के पास जो शासन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की आज्ञा समझकर उस तरीके से नियमन करके महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना मुक्त करने का प्रयास किया. और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं, लेकिन देश के मुख्यमंत्री और सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं. और एक अभिनंदन मैं इसके लिए करूंगा, इस सारे के सहयोग से, चाहे दुनिया कोई भी कहे, अमेरिका जैसा महाबलवान देश, अन्य बड़े बड़े देश, लेकिन अपने हिंदुस्तान ने करके दिखाया कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी निर्मित से जो वैक्सीन निर्माण किया, उस वैक्सीन से
पूरे देशवासियों को एक अच्छा निरोगी दीर्घायुष्य प्राप्त करके देने का एक मौका उन्हें प्राप्त हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो अपने हिंदुस्तान में निर्माण की वैक्सीन से दुनिया के कई देशों को भी भारत देश ने वैक्सीनेशन दिया और इसलिए हम लोगों ने इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर चुके हैं और ऐसे ही काम करते रहे, लोगों की बात सुनते रहे और लोगों को जो चाहिए वो करते रहे, ऐसी मैं कामना प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं। सभापति महोदय जी, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश, मैं जैसा बताया कि इस कोरोना में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार थोड़ा सा हुआ राजनीति का काम। जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हो वहां कुछ कम ज्यादा देना, आड़ा टेढ़ा कहना और वहां के लोगों को डिमोरल करने का काम हुआ। जैसे कि मुंबई में करीबन 1.5 लाख लोग मरेंगे, ऐसे कोई लोग बोलते थे। लेकिन सद्भाग्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जो काम किया महाराष्ट्र में और मुंबई में, इसीलिए मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी कोरोना दूर हटाने का काम आज हो चुका है। इतने नहीं कि मुंबई में धारावी जैसे बड़े झोपड़पट्टी के जो शहर है, सबको चिंता थी कि धारावी का क्या होगा, मुंबई के झोपड़पट्टी का क्या होगा। लेकिन यहाँ धारावी के हमारे सांसद राहुल शेवाले जी है, उन्होंने भी, वो बताएंगे, वो भी इसके ऊपर विचार अपने व्यक्त करने वाले। लेकिन धारावी जैसे बड़ी झुगी झोपड़पट्टी के बस्ती में भी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से और वहां के सारे कोरोना योद्धा, सामाजिक संस्था, लोक प्रतिनिधि, सारे राजनीतिक दल, इन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठा आकर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरे दुनिया को दिखाया, अगर आपको कोरोना से मुक्ति चाहिए तो धारावी पैटर्न का अमल करें। वो दिखाया और धारावी आज कोरोना मुक्त हो चुकी है। मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनंती तो हम लोग बार बार करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त भी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य सेक्रेटरी हो, बार बार इसके ऊपर निर्देश देते थे, मदद करने के लिए कुछ गाइडलाइन देते थे और जो केंद्र सरकार के माध्यम से जिसकी मदद करने के लिए जाने वाले थे उसके बारे में बोल रहे थे। मैं उस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी हमें सारे सांसदों को एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार के माध्यम से कई मदद राज्य सरकारों को करने वाले हैं, उसका ब्यौरा इस पत्र में दिया था और उसमें लिखा था वेंटिलेटर्स, ड्रग्स, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट, ईटीसी सब था। लेकिन क्या हो गया सभापति महोदय, दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि टीका टिप्पणी नहीं, जो लेकिन असलियत है वो कई चीजें इस चर्चा के माध्यम से, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी के जानकारी में लाने का कर्तव्य हमें निभाना ही पड़ेगा। इसके लिए उस वक्त पीएम केयर फंड के माध्यम से कोरोना के कार्यकाल में कई मदद की गई, लेकिन उसमें भारी मात्रा की आवश्यकता थी पीएसए प्लांट, वेंटिलेटर्स, ड्रग और बाकी की जो मदद करने की आवश्यकता थी। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो कोरोना के कार्यकाल में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर दे चुके थे, जो पीएसए प्लांट देने की व्यवस्था हुई थी, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीएम केयर के माध्यम से जो वेंटिलेटर दिए गए थे उसमें से 60% वेंटिलेटर आज भी काम में नहीं है, आज भी नहीं है। और ये मंत्री जी को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि मंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का उसमें कोई कसूर नहीं है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन जिस एजेंसी को ये काम दिया था उन्होंने पैसा लिया, लेकिन थर्ड क्वालिटी के वेंटिलेटर वहां सप्लाई किए और
जो टेक्नीशियन देने की आवश्यकता थी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी वेंटिलेटर सप्लाई जिस एजेंसी के माध्यम से हुई थी सभापति महोदय, उनके टेक्नीशियन वहां जा नहीं रहे थे, गांव तक पहुंच नहीं रहे थे। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेंटिलेटर दिए थे वो लोगों के उपयोग में नहीं आए। इस चर्चा के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से। मंत्री महोदय मांडविया जी एक अच्छे कामयाब होने वाले मंत्री है, मुझे आदर है उनके प्रति, कभी भी जाए उनके पास कुछ भी कहे तुरंत मदद करते हैं, लेकिन उनके ऐसे कोऑपरेटिव नेचर का दुरुपयोग जो लोगों ने, जो ठेकेदारों ने की करके लोगों को तकलीफ देने का काम किया, उस ठेकेदारों को, उस सप्लाई करने वाले एजेंसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे वेंटिलेटर वैसे पीएसए प्लांट मेरे जानकारी से देश में कम से कम 2-2.5 पीएसए प्लांट लगाने का आदरणीय पंतप्रधान जी ने एक ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ पूरे देश में जो पढ़ा था मैं समाचार में, कम से कम 1573 पीएसए प्लांट में से सिर्फ 316 पीएसए प्लांट एक्टिव हो चुके। बाकी के एजेंसी ने एक वर्ष होने के बावजूद भी वहां फाउंडेशन किया, सीमेंट डाला, फाउंडेशन किया, लेकिन आज तक कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या अन्य हॉस्पिटल में पीएसए प्लांट बिठाए नहीं है, चालू किए नहीं है। इसके लिए इस काम में भी जिन्होंने बदमाशी की है, सरकार के पास से पैसा लिया, लेकिन पैसा लेने के बाद भी केंद्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया, ऐसे ठेकेदारों को पकड़कर उनको जेल में डालने की आवश्यकता है। ये सरकार और जनता का किया हुआ विश्वासघात है, ऐसे ठेकेदारों को माफी करना आवश्यक नहीं है। सभापति महोदय, कार्यकाल में रेमडेसिविर का भी कई जगह पे काला बाजार हो चुका, लेकिन अभी ठीक है, अभी रेमडेसिविर अच्छा है। पीएसए प्लांट भी कई राज्यों ने खुद के फंड से किए हैं, और बाकी की जो हॉस्पिटल्स है वो भी जम्बो हॉस्पिटल भी कई राज्यों ने अच्छी तरह से निर्माण की। खास करके मुंबई में आप देखें तो एनएसए प्लांट, हमारे 7 हिल हॉस्पिटल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या महालक्ष्मी, ये सारे अगर कोविड हॉस्पिटल आपने अगर देखे होंगे सभापति महोदय, तो इस कोरोना ने भी हमारे सामने जो चैलेंज खड़े की थे, उस चैलेंज को निभाने का काम केंद्र और राज्य सरकार से अच्छी तरह से हुआ। इसीलिए आज जिस चाइना में, जिस चीन से ये कोरोना का फैला हुआ ऐसा कहा जा रहा है, उस चीन में आज भी कोरोना बसा हुआ है, लेकिन भारत देश से आज कोरोना हद्दपार हो रहा है, तड़ीपार हो रहा है, और कोरोना मुक्त देश निर्माण करने का काम हो रहा है। लेकिन और कई समस्या उसके बावजूद निर्माण हो चुकी है। कोरोना ने जैसा चैलेंज हमारे सामने खड़ा किया देश के सामने, कई मरी हुई एजेंसी फिर एक बार काम में चालू हो गई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अप टू डेट एक्टिव होने लगा, और लोगों को, मरीजों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होने लगी। और सद्भाग्य से कोरोना आने के बाद बाकी के जो डिसीज थे, बाकी के जो अन्य कई इलाज यानी रोग निर्माण हो रहे थे, उनको साइड ट्रैक कर दिया, और कोरोना ने उनके ऊपर सारा इलाज निर्माण किया। अपने डॉक्टरों ने भी कई जगह पे अच्छा ट्रीटमेंट देना शुरू किया। लेकिन कोरोना कार्यकाल का दुरुपयोग करने का काम भी कई प्राइवेट अस्पताल ने किया। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, ग्रामीण इलाके से सभापति महोदय आप आते, आपको भी मालूम है, पहले टर्म में कोरोना से सारे के सारे निजी डॉक्टर भाग रहे थे, लेकिन दूसरी टर्म में सेकंड वायरस जब आया कोरोना में, तो सारे डॉक्टर्स लोगों ने अपना दुकान खोल के बैठे, इंश्योरेंस कंपनी एक तरफ और डॉक्टर्स दूसरी तरफ, दोनों के मिली भगत से जब डॉक्टर अस्पताल में जब मरीज जाता था कोरोना का, तो पहले डॉक्टर पूछते थे आपका इंश्योरेंस है क्या। अगर इंश्योरेंस हाँ बोले तो डायरेक्ट 5 लाख ऊपर का बिल, और टाइप हो रहा था 5 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का यानी 6 लाख का तो बिल होना ही चाहिए था। और
इसी तरह से कई जगह पे, कई डिस्ट्रिक्ट में, कई शहरों में भी कोरोना के नाम पे कई हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को फंसाने का काम किया। और जिस कोरोना को म्युनिसिपल हॉस्पिटल, मुंबई जैसे म्युनिसिपल हॉस्पिटल, जैसे हमारे सिंधुदुर्ग जैसे एक ट्राइबल एरिया का हॉस्पिटल, हजारों की संख्या में कोरोना के मरीजों को उन्होंने बिना पैसे से अच्छा किया। लेकिन कई शहरों में अस्पताल के माध्यम से 5-5 या 10 लाख 15 लाख तक लुटेरेपन इस प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से हो चुका है। तो भविष्य में ऐसे पेंडेमिक का सिचुएशन में जो लोगों को फंसाने का धंधा करेंगे उनके ऊपर एक सख्त कानून करने की आवश्यकता है। और इस कानून के माध्यम से जो लोगों को फंसाएगा, लोगों को लुटेगा, तो उसको आज जन्म तक कारावास में भेजने की व्यवस्था इस कोरोना ने करना चाहिए। कोरोना ने वो सिखाया है। सभापति महोदय, मैं समझ सकता हूं कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से इसके ऊपर विचार तो जरूर हो जाएगा। लेकिन आज कई दिन पहले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जाहिर कर दी कि हमारे देश ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके। और सारे मोबाइल के ऊपर ट्यूनिंग तो हमेशा चलती थी, मोबाइल फोन डायल करो, लैंडलाइन डायल करो। तो अपने देश ने 100 करोड़ लोगों को कैसा टीकाकरण किया उसकी कैसेट कम से कम 2 मिनट चलती थी सभापति महोदय। और फिर जानकारी लेने के लिए जब हम लोगों ने शुरुआत की तो एक है 100 करोड़ जरूर हुए होंगे, लेकिन आज मेरा प्रश्न एक है सभापति महोदय कि असलियत से 2 डोज लेकर 100 करोड़ की पूर्तता हो चुकी है क्या? अपने देश में कम से कम 130 करोड़ आबादी है, बाकी बिलो 18 छोड़ दे 30 करोड़, लेकिन ऊपर के 100 करोड़ लोगों को 2 डोज अभी तक दे नहीं चुके। आज कल की जो यहां जो साइट के ऊपर जो जानकारी है, यानी 2 दिसंबर, आज 2 दिसंबर सवेरे 9 बजे की जो जानकारी है, तो अपने देश में डबल डोज लेने वाले की संख्या 45 करोड़ 82 लाख 78,988 इतनी है। यानी पूरे देश के जितनी आबादी है उसे सिर्फ 38% लोगों की डबल डोज हो चुकी है। क्या इसमें हम समाधान मानेंगे सभापति महोदय? सभापति नहीं, समाधान नहीं मान सकते, क्योंकि आज कहां भी जाए, एयरपोर्ट में जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए या कहां भी जाए, 2 डोज है तो सर्टिफिकेट दिखाइए, नहीं तो बाहर जाइए। जब तक 2 डोज पूरा करके लोगों को एक समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है, तब तक हम लोग खुशी नहीं मना सकते सभापति महोदय। और इसीलिए जो शुरू में कोविशील्ड 32 या 45 डेज दिन का मर्यादा थी, लेकिन क्या मालूम नहीं क्या ऐसा हुआ, क्या खोज निकला कि कोविशील्ड के लिए डायरेक्ट सेकंड डोज 84 डेज से बाद, कोवैक्सीन 28 डेज। तो अगर कोवैक्सीन 28 डेज का था तो कोवैक्सीन का निर्माण ज्यादा संख्या से क्यों नहीं हुआ? 84 डेज तक कोविशील्ड के लिए रहा करना और तब तक देश में का घूमना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, कोई भी फायदा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी योजना अगर आपको लेना हो तो डबल डोज का प्रमाण पत्र हो तो ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ऐसी जब एक मुसीबतें लोगों के सामने आई तो सरकार का कर्तव्य है कि अपने देश को डबल डोज देकर 100 करोड़ लोगों को डबल डोज आप कितने दिन में देकर आप पूरे देशवासियों का आधार देंगे, ये इस चर्चा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से स्पष्ट होने की आवश्यकता है सभापति महोदय। एक थोड़ी सी शंका ऐसी थी, टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो दिल में प्रश्न है तो आपके सामने सभापति महोदय रखना ही पड़ेगा। वो जैसे कि हाँ, मन की बात है, तो बीच में ऐसा हो रहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको भर भर के दे देना, पूरा खाली करके दे देते थे,
और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां कंजूसी क्यों कर रहे थे? सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 11,28,40,727 डोसेज दी गए। टोटल डोसेज बताता हूं ना, टोटल डोसेज हुआ 16,38,12,323। गुजरात में 8,15,25,236 और महाराष्ट्र में 12-13 करोड़ के महाराष्ट्र में सिर्फ 11,52,43,000 और मुंबई जैसे बड़े शहर जहां 2.5 करोड़ लोग आबादी है, सभापति महोदय आपका भी प्यारा शहर है वो, वहां सिर्फ 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतना ही देकर इस देश के सारे देशवासियों है। मुंबई सबको बहुत प्रिय है। जी, मुंबई सबको बहुत प्रिय है। जी नहीं, गुजरात की संख्या कम है ना प्रधान जी? नहीं, सभापति महोदय, इस देश के 130 करोड़ जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी की है, तो ऐसा दुजाभाव क्यों कर रहा? महाराष्ट्र देखो तो टेढ़ी नजर से देखे, गुजरात देखो तो अच्छी तरह से मदद करे, उत्तर प्रदेश इलेक्शन आने वाले इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा उनको दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए सभापति महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर देना चाहिए, ये मेरा कहना, ये मांग है मेरी। जनसंख्या के आधार पर दे तो सबको न्याय आप दिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन भविष्य में मेरी एक मांग है कि जो कोविशील्ड का कार्यकाल 84 डेज जो किया है 2 डोज के बीच में, वो कम करे, और पहले जैसे 45 डेज का था ना, वैसे 45 डेज का अगर कोविशील्ड का अगर मर्यादा करते तो सारे देशवासियों को एक अच्छी सहूलियत मिल सकते, लोग अच्छी तरह से काम कर सकते। आज ओमिक्रॉन के माध्यम से और जो निर्बंध आ रहा है कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ले जाना होगा तो ये करके ही जाना होगा, 2 डबल डोज लेकर ही जाना होगा, तो इससे लोगों को सहूलत अगर जल्दी से जल्दी लेना हो तो जो कोविशील्ड का जो कार्यकाल है वो कम करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आप सूचना दें और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें, ऐसी मेरी आपको प्रार्थना है। सद्भाग्य से अभी वैक्सीन का लॉसेस कम हो चुके हैं, उसमें कुछ सारे स्टाफ भी ट्रेन हो चुका है और लोगों को अच्छी तरह से जानकारी। शुरू में वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे नहीं आते थे, लेकिन अभी लोग खुद करके आगे आके बोलते हैं कि वैक्सीन हमें चाहिए और हमको जल्दी से जल्दी मिले। सभापति महोदय, कोरोना के बाद जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके ऊपर मैं कई मेरे विचार सबसे संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात ऐसी है, कल ही 2 दिन के पहले कोरोना के बाद कम से कम 11,000 लोगों ने आत्महत्या, खुदकुशी की, ऐसे अपने गवर्नमेंट के रिपोर्ट में है। 6 लाख से भी ज्यादा संख्या उद्योगों की थी, वो उद्योग बंद पड़ चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। यानी 6.5 लाख उद्योग बंद होने के बावजूद कम से कम हर एक उद्योगों में 100 लोग भी काम करते थे, यानी मतलब 6.5 लाख इंटू 100 लोग। देखिए सभापति महोदय, कितनी करोड़ों संख्या से बेरोजगारी का निर्माण इस कोरोना कार्यकाल के दरमियान हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के करोड़ों लोग आज जो बेकार हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, उनके भविष्य के लिए सरकार के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? बीच में गवर्नमेंट अपने सरकार ने 6 लाख रुपया सारे किसानों को देने का ऐलान किया। बीपीएल के माध्यम से जो किसानों थे 6,000 हर वर्ष में 6,000, शुरू में 11 करोड़ लोगों को दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 8 करोड़ और तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 करोड़ 21 लाख। और सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी डेफिनेटली वैसा होता होगा, लेकिन मैं जिस एरिया से आता हूं, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से, वहां गवर्नमेंट के ऑफिसर ने जिन्हें ये 6,000 मिला था उनको नोटिस भेजना शुरू किया।
तुरंत 6,000 जमा करो, नहीं तो जब्त करेंगे आपकी संपत्ति। गलती गवर्नमेंट सर्वेंट की, मैं केंद्र सरकार की गलती नहीं समझूंगा, लेकिन उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देशवासियों को कहा था कि हमने कोरोना के कार्यकाल में या उससे पहले देश के बिलो पॉवर्टी लाइन के जो किसान हैं उनको हर वर्ष में 6,000 देकर 11 करोड़ लोगों को दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन जिस 11 करोड़ लोगों को दिया था उनमें से 8 करोड़ लोगों से पैसा वापिस लेने का काम केंद्र सरकार के आदेश से अभी हो रहा है। बैंक में पैसा न मांगते हुए जमा हुआ, उनका मांगा नहीं, लेकिन उनको मिला। ठीक है, मोदी साहब की कृपा हुई, उन्होंने भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ा और बोले ऐसे पंतप्रधान हमें हमेशा मिले। लेकिन जब उनको नोटिस मिला कि वापिस करो 6,000, तब भगवान के पास जाकर बोले अब ऐसा कैसा हो चुका कि मोदी साहब की कृपा होने के बावजूद भी ऐसी आओ कृपा किसके माध्यम से हुई। और उन्होंने साहब एक मुसीबत उनके ऊपर आई और 8 करोड़ लोगों के पास से 6-6 हजार रुपया वसूल करने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 दे दिया, जो कोरोना कार्यकाल में मर चुके उन्हें 10 लाख रुपए, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया। कई आंदोलनों में जिनकी जाने गई उन्हें भी याद, मराठा आरक्षण जैसे आंदोलन में जिनकी जाने गई उनको 10 लाख रुपए दिया। हम ऐसे नहीं मांग रहा हूं कि जो कोरोना के कार्यकाल में जिनका निधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभापति महोदय कि कोरोना के वजह से जिनकी जाने गई उनको मदद करनी ही होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया। भगवान से प्रार्थना करता हूं अगर ये निर्णय होता है तो लोगों के उनके जो यानी परिवार के जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ तरह की मदद मिल जाएगी। लेकिन नहीं करे, ठीक है, समझ सकता हूं, लेकिन जो आज बेरोजगारी की निर्माण हो चुकी है उनके लिए कुछ राहत देने की आवश्यकता है। 6 लाख उद्योग, उसमें से भारत छोड़कर भी कई लाखों लोग अभी जा चुके। उसके बाद कंपनी निजीकरण करने का शुरुआत किया। अरे मुझे सभापति महोदय समझ में नहीं आया, कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते थे, लेकिन इस देश में जो सरकारी कंपनियां थी, गवर्नमेंट जो यूनिट थे, वो सारे के सारे बेचो। ये कोरोना ने कहां कहा सभापति महोदय? एयर इंडिया बेचने के लिए कहां कहा? ठीक है, लेकिन एयर इंडिया टाटा के पास देकर एक अच्छा काम किया, हम उन्हें धन्यवाद देते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अरविंद सावंत जी, हम दोनों वहां यूनियन के काम देखते हैं, हम बधाई करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। एयर इंडिया टाटा के पास देने के बाद उसकी स्थिति जरूर सुधरेगी। लेकिन क्या आवश्यकता थी कि बीपीसीएल का निजीकरण करने के लिए? क्या आवश्यकता थी एमटीएनएल बीएसएनएल को कंगाल बनाने की? सभापति महोदय, आपके मतदान क्षेत्र में हो या मेरे मतदान क्षेत्र में, आज बीएसएनएल एमटीएनएल है क्या जिंदा? सारे गवर्नमेंट की योजना है। कोविड वो वेंटिलेटर पे है, सही बात है। सभापति महोदय, एक तरफ सारे गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, योजना है, आप बीएसएनएल और एमटीएनएल के माध्यम से आप गरीब लोगों तक पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ बीएसएनएल का नेटवर्क शटडाउन, बीएसएनएल के टावर वर्किंग में नहीं, बीएसएनएल के 92% एम्प्लॉइज वीआरएस दे चुके, कंगाल बना दिया। अगर आपको सही तरीके से जियो को चलाना है ना, तो शटडाउन करो ना बीएसएनएल एमटीएनएल का। राउत साहब, आधा घंटा बोल दे, जाहिर बोल दीजिए, हमारा जियो है। राउत साहब, आधा घंटा हो गया है, प्लीज। नहीं हो गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। तो नहीं, ये कोरोना के बाद का इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, कोरोना के दुष्परिणाम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी सभापति महोदय, लास्ट के 3 मिनट में ले लूंगा। अभी LIC
ये कोरोना के दुष्परिणाम एलआईसी के ऊपर हो चुके संपूर्ण कोरोना के अर्थव्यवस्था पर हैं। जी। लास्ट के 2 मिनट सभापति महोदय, आप होने के बावजूद जी, प्लीज। यस डेफिनेटली सर। कोरोना के दुष्परिणाम कौन से यूनिट पे हुए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। कोरोना के दुष्परिणाम रेलवे के ऊपर हो चुके, रेलवे का निजीकरण कर चुके। कोरोना के दुष्परिणाम एलआईसी के ऊपर हुए, उनको निजीकरण कर चुके। कोरोना के दुष्परिणाम 26 गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर हुए, उनका निजीकरण हो चुका। कोरोना ने ये सब सिखाया क्या? अगर देश को बचाना हो तो इस देश के सारे सरकारी कंपनियां जो है उनको सबका सब निजीकरण करो और सरकार मुक्त यानी जो यूनिट है उसे मुक्त भारत करे, कोरोना मुक्त भारत करे, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे कंपनियों को निजीकरण करके उनका दूसरे का हाथ में सौंपने का काम अगर करते हैं तो ये सही नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं, आपने तो वक्त हमें बहुत दिया, लेकिन आज के टाइम में ये सरकार क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए। अभी ओमिक्रॉन, कई लोग बोलते हैं ओमिक्रॉन आ चुका है दिल्ली के नजदीक, मुंबई के नजदीक। कई लोग बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं अभी तक भारत देश में उसका आगमन नहीं हुआ है। लेकिन एक गाइडलाइन ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसे फॉलो करना होगा। चाहे मीडिया हो, मीडिया अपना उसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकती है। नाउ प्लीज। हो रहा हूं सर। तो ओमिक्रॉन के ऊपर भी एग्जैक्टली गवर्नमेंट का अभी रवैया क्या रहेगा, देशवासियों के लिए वो क्या बता रहे, वो उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। सभापति महोदय, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के कृपा से आज कोरोना के ऊपर 21 महीने के बाद चर्चा हो रही है कि जब कोरोना अभी जा रहा है तब चर्चा हो रही है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार हो नहीं पाई थी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।